नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ट्रस्ट ने एफआईआर दर्ज कराई। टिन्नू यादव समेत 8 के नाम, महासचिव चंपत राय समेत 8 बड़े चेहरों को बचाया। दरअसल दोस्तों, अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आखिरकार बड़ा कदम उठाया गया है। करीब 18 दिनों की जांच और विवाद के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करा दी है। सबसे बड़ी बात यह रही कि एफआईआर में रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। दोस्तों, इनमें चंपत राय के ड्राइवर का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस ने टिन्नू यादव, लवकुश और अनुकल्प को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाकी 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन दोस्तों, इस कार्रवाई के बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया, क्योंकि एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट में जिन बड़े नामों पर सवाल उठाए गए थे उनमें ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और कुछ अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी चर्चा में थे। हालांकि दर्ज एफआईआर में इन बड़े चेहरों के नाम शामिल नहीं किए गए हैं। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच केवल कुछ अधिक कर्मचारियों और निचले स्तर के लोगों तक ही सीमित रहेगी, या फिर आगे चलकर बड़े पदाधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मामला पहली बार 7 जुलाई को सामने आया था। इसके बाद 13 जुलाई को सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। 23 जून को एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके आधार पर अब यह एफआईआर दर्ज की गई है। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान दान पात्रों की चाबियां टिन्नू यादव के पास मिलने और कई संदिग्ध वित्तीय लेनदेन के संकेत मिलने के बाद कार्यवाही तेज हुई। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच का अगला कदम क्या होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है, क्या आपको लगता है कि इस मामले में पूरी सच्चाई सामने आएगी, या फिर छोटे लोगों पर कार्रवाई करके मामला खत्म कर दिया जाएगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। कमेंट में यह भी बताइए कि पूरी जांच होगी या फिर किसी को बलि का बकरा बना दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी फाउंडर दीप के बोले, हम करदाता हैं, हमारे माता पिता करदाता हैं, हमें आतंकवादी कहा जा रहा, क्या यह शर्मनाक नहीं? दोस्तों, नीट पेपर लीक और छात्रों के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर रही कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी ने एक बार फिर सरकार और सिस्टम पर बड़ा हमला बोला है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों और युवाओं को आतंकवादी की तरह पेश किया जा रहा है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि हम करदाता हैं, हमारे माता पिता करदाता हैं। देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देने वाले परिवारों के बच्चों को अगर अपनी बात रखने पर आतंकवादी कहा जाए तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? दोस्तों, दीपके ने कहा कि छात्र अपने भविष्य और शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वे किसी हिंसक आंदोलन का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रख रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नीट पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर जवाब दिए जाने की बजाय आंदोलनकारियों को निशाना बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि देश भर के छात्र, अभिभावक और कई सामाजिक संगठन इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कॉकरोच जनता पार्टी पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। संगठन की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में बड़े सुधार की है। इसी बीच दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। कुछ लोग दीपके के बयान का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग उनकी राजनीतिक और आंदोलन के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या छात्रों के आंदोलन को गंभीरता से सुना जाना चाहिए, या ऐसे आंदोलन का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। केंद्र ने कमर्शियल एलपीजी कोटा 70% से घटाकर 100% किया। इंडस्ट्रीज को भी पहले की खपत का 50% मिलेगा। एलपीजी सप्लाई में सुधार के बाद फैसला। दोस्तों, देश भर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे बड़े कारोबारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। केंद्र सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई पर लगी पाबंदियां हटाते हुए कोटा 70% से बढ़ाकर 100% कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि अब कमर्शियल उपभोक्ताओं को उनकी पूरी जरूरत के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही उन इंडस्ट्रीज को भी राहत दी गई है जिनकी बल्क एलपीजी सप्लाई गैस संकट के दौरान रोक दी गई थी। अब दोस्तों, उन्हें संकट से पहले की खपत के स्तर का 50% एलपीजी फिर से मिलेगा। सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी उत्पादन में सुधार हुआ है और विदेशों से आने वाले एलपीजी कार्गो भी जल्द भारत पहुंचने वाले हैं। इस वजह से सप्लाई की स्थिति बेहतर हुई है और यह फैसला लिया गया है।
दोस्तों इस फैसले से रिलायंस समेत कई पेट्रोकेमिकल और औद्योगिक कंपनियों को भी फायदा होगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की सप्लाई पर इसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए और रोजगार कम से कम 40 टन एलपीजी उत्पादन बनाए रखना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के दौरान दुनिया भर में ऊर्जा संकट गहरा गया था। इसी वजह से एलपीजी सप्लाई प्रभावित हुई है और कमर्शियल सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते गए हैं। अब दोस्तों दिल्ली में 28 फरवरी को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1740 रुपए कर दी गई थी, जो कि कई बार बढ़ोतरी के बाद 3113 रुपए तक पहुंच गई, यानी कि कुछ ही महीनों में करीब 1373 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। अब दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि सप्लाई बढ़ने के बाद क्या सिलेंडर के दाम भी कम होंगे या आम कारोबारियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? आपकी क्या है राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एलपीजी सप्लाई बढ़ने के बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में यह भी बताइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मछुआरों ने समुद्र से देखा वेनेजुएला का भूकंप, बेसबॉल मैच छोड़कर भागे प्लेयर्स, रोते बिलखते लोगों से भर गई सड़कें। दरअसल दोस्तों दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिन्हें देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। एक शक्तिशाली भूकंप ने कुछ ही सेकंड में हजारों लोगों की जिंदगियों को हिलाकर रख दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि समुद्र में मौजूद मछुआरों ने भी भूकंप के असर को अपनी आंखों से देखा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में समुद्र की सतह पर असामान्य हलचल दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर एक बेसबॉल मैच के दौरान अचानक आए झटकों से मैदान में अफरा तफरी मच गई। कई खिलाड़ी मैच छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने घरों, दफ्तरों और ऊंची इमारतों से भागकर सड़कों पर आ गए। कई इलाकों में इमारतों को नुकसान पहुंचा है और सड़कें डरे हुए लोगों से भर गई। दोस्तों वीडियो में लोग रोते बिलखते और अपने परिवार वालों को ढूंढते नजर आ रहे हैं। भूकंप के बाद कई जगहों पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहा है। प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि आफ्टर शॉक यानी कि भूकंप के दौरान झटके आने की संभावना बनी हुई है, इसलिए तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारत से हारी हुई जंग का इनाम, पाकिस्तान ने सैनिकों की सैलरी में किया तगड़ा इजाफा। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान की सेना ने सैनिकों के वेतन में इजाफा करने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी सैनिकों की सैलरी में 25% की बढ़ोतरी की गई है। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हुई किरकिरी के बाद पाकिस्तानी सेना ने यह फैसला लिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मंजूरी के बाद सभी पाकिस्तानी सैनिकों और अधिकारियों के वेतन में इजाफा कर दिया गया है। दोस्तों खुफिया सूत्रों ने आज तक को यह बताया कि इस संशोधित पैकेज के तहत एड होक रिलीफ यानी कि अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। डिस्टर्बेंस अलाउंस को 3 गुना बढ़ा दिया गया है। कैश इन ल्यू पेमेंट, यूनिफॉर्म अलाउंस और बैटमैन अलाउंस को दुगना कर दिया गया है। दोस्तों यह कदम पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक दिक्कतों के बीच उठाया गया है। पाकिस्तान फिलहाल बेहताशा आर्थिक तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कर्जे में डूबे पाकिस्तान ने सैनिकों की सैलरी बढ़ाई है। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला सीमा पार तनाव के बाद सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए लिया गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। नॉर्मल कैटेगरी पासपोर्ट 2500 रुपए और तत्काल 5000 रुपए में बनेगा। खोने या फिर डैमेज होने पर 8500 तक फीस। दरअसल दोस्तों 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या फिर री इशू करवाना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए 5000 रुपए देने होंगे, जो पहले 3500 रुपए थे। वहीं दोस्तों 60 पेज वाले पासपोर्ट की फीस भी बढ़ा दी गई है। इसकी सामान्य फीस 2000 रुपए से बढ़ाकर 3500 रुपए और तत्काल की फीस 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। यानी कि दोस्तों मंत्रालय ने पासपोर्ट रूल्स 1980 में संशोधन के बाद नई दरों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये बढ़ोतरी 14 साल बाद की गई है। इससे पहले साल 2012 में फीस में बदलाव हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोलकाता गोदाम हादसे में मरने वालों की संख्या 11 हुई। आज 5 लोगों को रेस्क्यू किया। अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। तलाश के लिए सेना का रेडार लगाया गया। दरअसल दोस्तों कोलकाता के गोदाम हादसे में मरने वालों का आंकड़ा 11 हो गया है। गुरुवार को 6 और लोगों के शव मिले। इसके बाद अब तक 20 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 2 आईसीयू में भर्ती हैं। 18 की हालत खतरे से बाहर है। दोस्तों हादसे के करीब 26 घंटे बाद भी सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोलकाता पुलिस, दमकल विभाग, सेना और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से मलबा हटाने और फंसे लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सेना ने इसके लिए ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार यानी कि जीपीआर सिस्टम भी लगाया है। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। इसकी वजह निर्माण संबंधी तकनीकी खामी या संरचनात्मक कमजोरी की आशंका जताई जा रही है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अमेजन भारत में 1.23 लाख करोड़ का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीईओ एंडी जेसी। एआई क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार होगा, 38 लाख नौकरियां भी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अमेजन भारत में $13 बिलियन यानी कि करीब 1.23 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश करने वाली है। इस राशि का इस्तेमाल देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। दोस्तों, इससे देश में करीब 38 लाख लोगों को नौकरी मिल सकेगी। कंपनी ने सीईओ एंडी जेसी ने भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद इसकी घोषणा की है। दोस्तों, खास बात यह है कि कंपनी भारत में 6 महीने के अंदर करीब 4.53 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात कह चुकी है। इससे पहले दिसंबर 2025 में अमेजन ने भारत में 35 बिलियन यानी कि करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए निवेश की बात की थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेलीकॉम यूजर्स की संख्या बढ़कर 134 करोड़ हुई। एयरटेल ने मई में जोड़े सबसे ज्यादा कनेक्शन। दरअसल दोस्तों, देश भर में मई में दूरसंचार ग्राहकों की संख्या बढ़कर 134.31 करोड़ पर पहुंच गई है। इस वृद्धि में मुख्य योगदान भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के नेटवर्क पर जुड़े नए ग्राहकों का रहा। दोस्तों, ट्राई के द्वारा कल जारी किए गए आंकड़ों में यह जानकारी दी गई। एयरटेल ने अप्रैल की तुलना में मई में सर्वाधिक 29.80 लाख नए ग्राहक जोड़े। इनमें मोबाइल सेवा खंड में 29.26 लाख और फिक्स्ड लाइन खंड में 53,809 नए ग्राहक शामिल है। इसके बाद दोस्तों रिलायंस जियो का स्थान रहा, जिसने कुल 22.55 लाख नए ग्राहक जोड़े। इनमें मोबाइल सेवा खंड में 21.54 लाख और फिक्स्ड लाइन खंड में 1.01 लाख ग्राहक शामिल है। दोनों निजी दूरसंचार कंपनियों ने मिलकर मई में कुल मिलाकर 52.36 लाख नए ग्राहक जोड़े, जो महीने के दौरान जुड़े कुल 55.60 लाख नए ग्राहकों का लगभग 94% है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डे हाई से 703 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 24,050 के करीब बंद हुआ। आईटी और मेटल शेयर्स में रही बिकवाली। दोस्तों, आज शेयर मार्केट अपने डे हाई से 703 अंक टूट गया। वहीं निफ्टी भी 24,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 109 अंक यानी कि 0.14% की बढ़त के साथ 77,100 पर और निफ्टी 34 अंक यानी कि 0.14% बढ़कर 24,056 पर बंद हुआ। दोस्तों, आज के कारोबार में ऑटो और एमएफसीजी शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। वहीं आईटी और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 25 में तेजी और 25 में ही आज गिरावट देखने को मिली। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में इंडिगो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति सुजुकी रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में ओएनजीसी, हिंडाल्को और पावर ग्रिड रहे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज चांदी 5,494 रुपए सस्ती हुई। 3 दिन में 21,000 गिरी। सोना 2,305 रुपए गिरकर 1.40 लाख पर आया। इस महीने 16,000 सस्ता हो चुका। दरअसल दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में 25 जून को गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी आज 5,494 रुपए घटकर 2.17 लाख रुपए पर आ गई। दोस्तों, पिछले 3 दिन में चांदी की कीमतों में 21,000 रुपए की गिरावट आ चुकी है। वहीं दोस्तों 10 ग्राम 24 कैरेट सोना आज 2,305 रुपए गिरकर 1.40 लाख रुपए पर आ गया। इससे पहले यह 1.42 लाख रुपए पर था। सोने के दाम इस महीने 16,000 रुपए और चांदी के दाम 46,000 रुपए गिर चुके हैं। दोस्तों 1 जून को सोना 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 2.63 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कैरेट के हिसाब से क्या चल रही है सोने की कीमतें। तो दोस्तों 24 कैरेट सोने की कीमत तो आपको पता ही है 1,39,873 रुपए है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 1,28,124 रुपए प्रति 10 ग्राम है और 18 कैरेट सोने की कीमत 1,04,905 रुपए प्रति 10 ग्राम है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूजर्स का डेटा भारत से बाहर भेजने पर लगी रोक। देश में ही स्टोर होगा रिकॉर्ड। टेलीकॉम सेक्टर में लाइसेंस राज खत्म, अब ऑनलाइन मंजूरी मिलेगी। दरअसल दोस्तों अब आपकी प्राइवेसी और पर्सनल डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, क्योंकि अब टेलीकॉम कंपनियों को आपके फोन, इंटरनेट इस्तेमाल और कॉलिंग से जुड़ा सभी तरह का डेटा और लॉन्ग्स अब भारत में भी स्टोर करना होगा। कोई भी कंपनी आपका पर्सनल डेटा देश के बाहर नहीं भेज पाएगी और न ही किसी विदेशी संस्था के साथ शेयर कर सकेगी। दरअसल दोस्तों दूरसंचार विभाग डोट ने बुधवार को टेलीकॉम कंपनियों के लिए नए नियम जारी कर दिए। नए नियम के अनुसार अब डोट ने कंपनियों के लिए टेलीकॉम सेक्टर में दशकों पुराना लाइसेंस राज खत्म कर एक नया और आसान मंजूरी सिस्टम शुरू कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने टेलीकॉम ई सर्विसेज पोर्टल नाम की एक नई वेबसाइट भी बनाई है ताकि सारा काम डिजिटल हो सके। अब तक कंपनियों को मोबाइल या इंटरनेट सेवाएं शुरू करने
के लिए सरकार से जटिल और लंबी लाइसेंस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें महीनों लग जाते थे। अब दोस्तों एक नए ऑथराइजेशन सिस्टम से कंपनियां बहुत आसानी और तेजी से अपना काम शुरू कर पाएंगी। जब कंपनियों के लिए काम करना आसान होगा तो आम जनता तक नई तकनीक जैसे कि बेहतर 5G ब्रॉडबैंड बहुत जल्दी पहुंचेगी। साथ ही इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, कमर्शियल गैस सिलेंडर से हटाई गई सभी पाबंदियां। दरअसल दोस्तों आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है। इस समझौते के साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गया और जहाजों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। भारत सरकार ने गुरुवार को कमर्शियल LPG की सप्लाई पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटा दिया। सरकार के इस फैसले से होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के साथ आम लोगों को भी बड़ी राहत मिली है। अब दोस्तों असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि पश्चिम एशिया युद्ध संकट में सुधार के बाद व्यावसायिक LPG सिलेंडरों पर लगे सभी तरह के प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा लिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्थिति की समीक्षा की और राज्यों को व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने के अपने निर्णय से अवगत करा दिया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में बारिश से सड़कें डूबी, जगह जगह ट्रैफिक जाम। दिल्ली NCR में आंधी बारिश से पेड़ गिरने, टेंट शेड उखड़ने का खतरा। गोवा में टूरिस्ट समुद्र में बहा। दरअसल दोस्तों पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गुरुवार दोपहर को मूसलाधार बारिश हुई। करीब 2 घंटे की तेज बारिश से शहर की कई प्रमुख सड़कें डूब गई। कोलकाता और साल्ट लेक के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरने से लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। भारी बारिश के कारण तारातल में डहे गोदाम पर चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन भी प्रभावित हुआ। बुधवार को हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हुई। अब तक मलबे से 30 लोगों को निकाल लिया गया है। कई लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इधर दोस्तों 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में प्री मानसून बारिश जारी है। मौसम विभाग ने दिल्ली NCR में अगले कुछ घंटों के दौरान आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हवा की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। इससे पेड़ गिरने और टेंट शेड उखड़ने का भी खतरा है। उधर दोस्तों गोवा के बागा बीच पर बुधवार को एक टूरिस्ट की समुद्र में बहने से मौत हो गई। कर्नाटक के रहने वाले सहस अशफाक मशाली, जिनकी उम्र 33 वर्ष थी, समुद्र में किनारे चट्टान पर बैठे थे। इसी दौरान तेज लहरें उठी और उफनते समुद्र ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है, मैकेजी रिपोर्ट में दावा। ज्यादातर देश रिजर्व भरने में जुटे, इससे जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों आने वाले दिनों में हवाई सफर 25% तक महंगा हो सकता है। यह दावा ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म मैकेजी ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया भर में चल रहे जियोपॉलिटिकल तनाव और रिफाइनरी प्रोडक्शन में कमी के चलते जेट फ्यूल की सप्लाई प्रभावित है, जिससे एयरलाइन कंपनियों की लागत बढ़ गई है। कंपनियों पर बढ़े इसी आर्थिक बोझ का सीधा असर अब यात्रियों की जेब पर पड़ सकता है। दोस्तों आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी भी हवाई टिकट की कीमत का करीब 30% हिस्सा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट की लागत का होता है। दोस्तों कच्चे तेल और उससे रिफाइन होने वाले फ्यूल प्रोडक्ट्स की कीमतों के अंतर को क्रैक स्प्रेड कहा जाता है। आमतौर पर जेट फ्यूल का क्रैक स्प्रेड आमतौर पर $20 प्रति बैरल या उससे कम रहता है। मैकेजी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में इसके बढ़कर औसतन $50 प्रति बैरल से ज्यादा होने का अनुमान है। यह बढ़ोतरी एयरलाइन कंपनियों के लिए बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमने 10 बार पूछा था, सिया के माता पिता बोले। उसने कहा था केतन पसंद है, किसी और से रिश्ता नहीं। दरअसल दोस्तों पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मामले से जुड़े नए पहलू भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच पहली बार सिया गोयल के माता पिता ने खुलकर अपना पक्ष रखा और बताया कि केतन अग्रवाल और सिया का रिश्ता कैसे तय हुआ था, साथ ही उन्हें चेतन चौधरी के बारे में क्या जानकारी थी। सिया के पिता प्रवीण गोयल के अनुसार इस रिश्ते की शुरुआत किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट या पारंपरिक रिश्तेदारी से नहीं हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके परिवार में एक शादी समारोह के दौरान गोवा में पहली बार सिया को देखकर उनके लिए रिश्ते की बात की गई थी। प्रवीण गोयल ने कहा कि उस समय सिया की उम्र 19 साल थी, इसलिए परिवार ने साफ कहा था कि अभी उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं है। परिवार की प्राथमिकता पहले बेटे साहिल की शादी कराने की थी और सिया की शादी के बारे में बाद में विचार किया जाना था। हालांकि कुछ समय बाद करजत में आयोजित एक अन्य पारिवारिक समारोह में यह प्रस्ताव फिर सामने आया। वहां अमन अग्रवाल ने दोबारा सिया के रिश्ते की बात उठाई। उस समय परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। प्रवीण गोयल के अनुसार उनके रिश्तेदारों ने अग्रवाल परिवार को अच्छा और प्रतिष्ठित परिवार बताया। उन्हें सलाह दी गई कि इस रिश्ते पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। रिश्तेदारों का मानना था कि
ऐसा अच्छा रिश्ता बार बार नहीं आता। इसके बाद प्रवीण गोयल ने अपनी पत्नी पूजा गोयल से चर्चा की और परिवार के स्तर पर बातचीत आगे बढ़ा दी। धीरे धीरे दोनों परिवारों के बीच में संपर्क बढ़ा और अंततः दोनों पक्षों की सहमति से रिश्ता तय हो गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के खिलाफ कार्तिकेय मानहानि केस बंद हुआ। हाईकोर्ट ने दिए आदेश। राहुल गांधी बोले कंफ्यूजन में पनामा पेपर में शिवराज के बेटे का नाम लिया था। दरअसल दोस्तों लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कार्तिकेय मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस को समाप्त करने के निर्देश भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट को दे दिए हैं। दोस्तों मामले की सुनवाई जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ ने की। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी ने हलफनामा पेश कर कहा था कि उन्होंने कंफ्यूजन में कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम लिया था। इस पर खेद भी व्यक्त किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने कार्तिकेय सिंह चौहान का पक्ष जानने के लिए उन्हें जवाब दाखिल करने का अवसर दिया। कार्तिकेय की ओर से कोर्ट में कहा गया कि अगर राहुल गांधी ने भूलवश उनका नाम लिया था और उस पर खेद जता दिया है तो उन्हें अब इस पर कोई आपत्ति नहीं है। दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए राहुल गांधी को राहत दी है। मानहानि का मामला बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भरत एनकाउंटर के 8 दिन बाद सम्राट चौधरी बोले दोषी को सजा होगी। रिटायर्ड जज से भरत की मां बोली हत्यारों को फांसी हो, प्रशासन गुंडा है, एसडीएम को भी फंदे से लटकाओ। दरअसल दोस्तों भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर के 8 दिनों के बाद सीएम सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि समस्या यदि सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने सबसे ऊपर के आयोग का गठन किया, जो गलत होगा उस पर कार्यवाही होगी। इधर दोस्तों भरत तिवारी मुठभेड़ की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के गांव बिलोटी पहुंचे। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्यप्रकाश, भोजपुर के डीएम तन्मय सुल्तानिया, भोजपुर के एसपी राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद है। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने भरत तिवारी के माता पिता और भाई से भी मुलाकात की, साथ ही वारदात से जुड़े जगहों का निरीक्षण भी किया। दोस्तों विनोद कुमार सिन्हा से मुलाकात के बाद भरत तिवारी की मां आशा देवी ने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप लिखकर दीजिए क्या चाहती हैं। मैंने जज साहब से कहा कि मेरे बेटे को जिसने मारा है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस एसडीएम का मेरे बेटे की हत्या में हाथ था वो भी उनके साथ आया था। मैंने उनके सामने कहा कि इसे फांसी दो, प्रशासन गुंडा है, गुंडे का एक ही इलाज है फांसी। मुझे कोर्ट पर विश्वास है, सीबीआई जांच होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। परिवार ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद सीएम ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसे कि इंटरनेशनल कोर्ट भी कहा जाता है, वह कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है तो जल्दी से उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन लिए जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।